जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपके कमेंट्स आए थे कि अगर मेरे को वार इंजरी दी गई, यानी कि मैं बैटल कैजुअलिटी हूं, यानी कि आप अगर बैटल कैजुअलिटी हो, ऑपरेशन के दौरान आपको गोली लग गई, ग्रेनेड के छर्रे लग गए इत्यादि जैसे हादसे हुए, तो वहां पर जो है आपको बैटल कैजुअलिटी करार दिया जाएगा या वार इंजरी के लिए करार दिया जाएगा। लेकिन आप अगर पूरी सर्विस करते हैं तो वार इंजरी रिलीफ दिया जाता है। अगर आपको सीओ घर भेजता है, इनवैलिडिटी करके घर भेजता है, तो वहां पर वार इंजरी पेंशन मिला करती है। तो वार इंजरी रिलीफ और वार इंजरी पेंशन डिफरेंट है। ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं इस बारे में, लेकिन आज बात करेंगे अगर वार इंजरी हो साथ में उसके पास और दूसरी कोई डिसेबिलिटी हो, यानी कि हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक तो बैटल कैजुअलिटी हो, लेकिन दूसरी उसके पास कोई और नॉर्मल डिसेबिलिटी हो, नॉर्मल OLNC हो, नॉर्मल उसके पास दूसरी कैटेगरी हो। तो नॉर्मल बीमारी या नॉर्मल उसको चोट लग गई तो नॉर्मल क्राइटेरिया में आएगा, यानी कि बैटल कैजुअलिटी से हट के आएगा। या एट्रिब्यूटेबल हो या एग्रेवेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। उसी के बारे में बात करेंगे। उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, उसका कंपोजिट असेसमेंट किस प्रकार से बैठेगा। दोस्तों आज उसी को लेकर बात करेंगे। कई जवानों का यहां पर डाउट रहता है, उसी को यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में मैंने लिखा है, छाप तरीके से ज्यादा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा ये मार्कर ज्यादा चल नहीं रहा है, तो इंक भरना हो रहा है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो में लाइक और कमेंट करें। इस चैनल को बहुत बड़ा करिए क्योंकि ये आपका चैनल है, जैसा कि इसका नाम ही सैनिक एकता है। और उसके पर उसी तर्ज पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इसके बता सकूं, समझा सकूं। तो दोस्तों आगे बात करके कैलकुलेशन मेथड ऑफ नॉर्मल इंपेयरमेंट एंड वार इंजरी। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी जब आपके पास कोई नॉर्मल डिसेबिलिटी हो या नॉर्मल इंपेयरमेंट असेसमेंट हो और आपके पास कोई दूसरा बैटल कैजुअलिटी हो या वार इंजरी हो, तो उसकी कैलकुलेशन बात करेंगे। उसका कंपोजिट असेसमेंट ऑफ वार इंजरी एंड नॉर्मल इंपेयरमेंट, उसी का कंपोजिट असेसमेंट किस प्रकार से बैठेगा जिसका वार इंजरी हो और नॉर्मल डिसेबिलिटी या नॉर्मल इंपेयरमेंट हो। सिपाही राजेंद्र कोई मैंने एक एग्जांपल ले रखा, नायक हवलदार, नायब सूबेदार, आप कुछ भी ले सकते हैं। इंपेयरमेंट, इसको पहले वाले में डिसेबिलिटी मिली है या इंपेयरमेंट कह लो या डिसेबिलिटी कह लो, क्योंकि अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। इंपेयरमेंट ज्यादा लोगों को इंपेयरमेंट चांसेस मिलने के चांसेस है और यहां पर डिसेबिलिटी मिलने के कम चांसेस है। तो मतलब पेंशन मिलने के कम चांसेस है लेकिन इंपेयरमेंट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उसी प्रकार बैटल कैजुअलिटी में भी है। बैटल कैजुअलिटी पेंशन मिलने के कम चांसेस है, लेकिन बैटल कैजुअलिटी का इंपेयरमेंट मिलने का, उसका रिलीफ मिलने का, वार इंजरी पेंशन मिलने के कम चांसेस है, लेकिन वार इंजरी रिलीफ मिलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सर्विस पूरी करेगा तो वार इंजरी रिलीफ में आ जाएगा। तो बात करते हैं सीधे, गन शॉट वॉन्ड है, यानी कि गन शॉट के दौरान उसको घायल हो चुका है, तो उस वाले केसेस में एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा, ब्रैकेट में BC होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं BC, ब्रैकेट में क्या होगा BC, आके डॉक्यूमेंटेशन में आपका BC लिखा होगा ब्रैकेट में। BC मतलब ब्रैकेट कैजुअलिटी, बैटल कैजुअलिटी करेक्शन या वार इंजरी। डिसेबिलिटी उसको पहले वाले में 40% दे रखी है, यानी कि वार इंजरी गन शॉट में उसकी डिसेबिलिटी कितनी है, 40% डिसेबिलिटी है। उसको डॉक्टर ने असेस किया है कि 40% डिसेबिलिटी है, वो बढ़ नहीं सकती है। 40% डिसेबिलिटी जितनी दे दी उतनी दे दी, क्योंकि उसका इलाज चलेगा तो ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा खराब हो गया तो डिसेबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन आपकी जो है उसी समय वार इंजरी है तो 40%। जैसे कि ऑपरेशन के दौरान गया लेकिन पांव में अगर ग्रेनेड के छर्रे लगे, घुटने से नीचे, घुटने का नीचे का एक पांव उड़ गया, घुटने से नीचे वाला हिस्सा उड़ गया, तो 60% डिसेबिलिटी मिलेगी। वो 60% से ज्यादा बढ़ेगी नहीं, 60% ही होगी। पांव उसका नया लग जाएगा, उसको पुणे भेजा जाएगा, पुणे भेज के उसका इलाज और नया पांव उसके लिए बन के आ जाएगा। तो उस केसेस में उसको 60% डिसेबिलिटी मिल पाएगी, यानी कि वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार है। अब दूसरा देखते हैं इंपेयरमेंट। सिपाही राजेंद्र का इंपेयरमेंट है। दूसरा इंपेयरमेंट हियरिंग लॉस है, यानी कि उसको कान नहीं सुन पाता है, तो वो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, यानी कि फौज के क्रियाकलापों के द्वारा उसको हुआ है, फौज के दौरान वो हादसा हुआ है, फौज के दौरान हुआ है। तो ऐसे हादसे में एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा। तो वो हो गया डिसेबिलिटी, उसकी 20% होगी। कितनी डिसेबिलिटी होगी मेरे दोस्तों, 20%, यानी कि एक हो गया वार इंजरी बैटल कैजुअलिटी की डिसेबिलिटी जिसमें 40% डिसेबिलिटी, एक नॉर्मल कैजुअलिटी हो गई, नॉर्मल डिसेबिलिटी हो गई जो एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, उसमें 20% डिसेबिलिटी हो गई। अब हम जब हमारा बोर्ड बैठेगा, तो बोर्ड जब बैठेगा तो उसमें जब आप
लास्ट आपका बोर्ड बैठता, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60% डिसेबिलिटी आ रहा है। 40 और 20 लगा के 60%। अब जवान सोचेंगे मेरे को 60% डिसेबिलिटी मिलेगी क्योंकि दो, लेकिन नहीं मिलेगी 60%। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और समझा रहा है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करके मैंने 1 2 3 4 5 6 डिसेबिलिटी भी अगर हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन आपको समझा रखी है, जाके आप आई बटन में क्लिक करके वीडियोस को पक्का देखें प्लीज। तो आप बात करते हैं कंपोजिट असेसमेंट किस प्रकार से बेटे। देखो 2 वुड बी 50% फॉर लाइफ, ये क्या हो जाएगा, जो 40% है और 20% है, लेकिन 40 जो वार इंजरी होता है वो 100% ऑफ रिकॉनेबल इमोलमेंट से होता है। तो 40 और 20% लगा के 60%, लेकिन ये 60% ना हो के मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 50% होगा। अब 50% कैसे हुआ, जब भी कोई डिसेबिलिटी होगी ऐसे वाले केसेस में जो पहला वाला है, यानी कि पहला वाला इसको सबसे पहले लिया जाएगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि ऐसे केसेस में जो पहली डिसेबिलिटी है जिसमें वार इंजरी डिसेबिलिटी है, इसमें इसको माना जाएगा 40%, ये पहले लिया जाएगा, यानी कि 40% मैंने ले लिया। लेकिन कंपोजिट असेसमेंट फॉर द 2 वुड बी 50% फॉर लाइफ, द वार इंजरी एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट विल बी ग्रांटेड इन फुल i.e. 40%। तो ये 40% क्या होगा, फुल होगा, क्योंकि 100% ऑफ रिकॉनेबल इमोलमेंट से होता है, ये 40 का 40 जवान को पूरा मिलेगा। लेकिन जो 20% है, ये 20% में से 10% हमको मिल पाएगा, यानी कि इसका आधा हमको मिल पाएगा, 1/2 हमको मिल पाएगा। 1/2 लेके हमको जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ 10% है, उसमें जुड़ के 40 और 10 जुड़ के हमको कितना मिलेगा, 50% डिसेबिलिटी हमको यहां पर मिल पाएगी। यानी कि 2 जुड़ के अब कितने हो गए, 50%, लेकिन इसका आधा मिलेगा, 20% का आधा हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 10% जो है, इस मिला के ये 50% हो गया। इस प्रकार से द रिमाइंडर 10% ऑफ द कंपोजिट असेसमेंट फॉर इंपेयरमेंट 2। तो इस प्रकार से जो है कंपोजिट असेसमेंट फॉर 2 वुड बी 50% फॉर लाइफ। तो मेरे दोस्तों जवानों का जो हो जाएगा 50% फॉर लाइफ जो है इस प्रकार से मिल पाएगा। तो मेरे दोस्तों ये था कैलकुलेशन, जब आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी इस प्रकार से 2 हो, एक वार इंजरी बैटल कैजुअल्टी हो, दूसरा आपके पास नॉर्मल हो। अब बात आती है कि अगर आप सर्विस अगर पूरी करते हैं, अगर सॉरी ये असेसमेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर कैलकुलेशन हो चाहिए, इंग्लिश गलत लिख दी मैंने। कंपोजिट कैलकुलेशन क्या होगा, कंपोजिट कैलकुलेशन, यहां पर होगा कंपोजिट कैलकुलेशन। कंपोजिट कैलकुलेशन ये क्या होगा, अंग्रेजी गलत लिख दी मैंने, कंपोजिट असेसमेंट नहीं, कंपोजिट कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। हमने कंपोजिट कैलकुलेट किया है इसको, तो कंपोजिट कैलकुलेशन फॉर इंपेयरमेंट 2 के लिए जो है ये हो जाएगा 10%। तो मेरे दोस्तों मैं कहां पर टॉपिक आया था, भूल गया मैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो ये इंपेयरमेंट और ये इंपेयरमेंट मिल रहा है, जब हम कलर सर्विस करते हैं तो उस वाले कलर सर्विस वाले केसेस में हमको ये चीज मिलेगा नहीं, यानी कि वार इंजरी पेंशन हमको नहीं मिल पाएगी। उस वाले केसेस में हमको वार इंजरी रिलीफ मिल पाएगी। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, वार इंजरी रिलीफ मिल पाएगा। और नंबर दूसरा, अगर आप पूरी सर्विस करेंगे तो वार इंजरी रिलीफ, अगर आपको सीओ अगर घर भेज देता है तो उस वाले केसेस में वार इंजरी पेंशन आपको ऑथराइज होगी। मान लिया जाए कोई सिपाही है, इन्फेंट्री बटालियन में सिपाही की कलर सर्विस 17 ईयर होती है। अब 17 ईयर होती है, लेकिन 2 ईयर्स पहले जो है आपका जो है 2 ईयर्स से पहले, जैसे कि आपने सीओ आपको नोटिस दे देगा, सोकोस नोटिस बैठेगा, या आपकी कैटेगरी को 4 साल हो गए कंटिन्यू, 4 साल आपको हो गए एक कैटेगरी में रहने के, यानी कि 2 साइकिल आपने कंप्लीट कर दिए। कितने कंप्लीट कर दिए मेरे दोस्तों, 2 साइकिल आपने कंप्लीट कर दिए। 2 साइकिल मतलब होता है 2 साल के लिए एक कैटेगरी होता है, दूसरे साल के लिए दूसरा कैटेगरी, यानी कि 4 साल हो गए। तो 4 साल कैटेगरी होने के बाद भी सीओ आपको नोटिस देगा RIB के लिए, रिटेंशन इन इंपेयरमेंट बोर्ड के लिए। यानी कि अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि आपको कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए बोला जाएगा, कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए बोला जाएगा, यानी कि कैपिटलाइज इंपेयरमेंट लो बोलेगा अगले 9 साल के लिए। लेकिन जो बैटल कैजुअल्टी वार इंजरी है उनको भी सेम बोला जाएगा कि आप इसको लो, यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ लेने के लिए बात होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा उस समय, ये कोई बाय फोर्स नहीं है, ये आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए।
आप बात करोगे भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो आप जब कलर सर्विस करेंगे तो कलर सर्विस वाले केसेस में आपको इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। वैसी बैटल कैजुअलिटी को वार इंजरी रिलीफ दिया जाएगा, नॉर्मल होगा उसको इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। अब सीओ वहां पर देखेगा कि इस बंदे को रख के पलटन में मैंने काम चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं। अगर सीओ को लगता है भाई मैं काम नहीं चला सकता है, तो उस वाले केसेस में सीओ आपको शोकेस नोटिस देगा कि आपको बताओ कारण कि आपको फौज में क्यों रखूं मैं, क्योंकि आप काम करने लायक नहीं हो, फौज के आप लायक नहीं हो, यानी कि आपकी कैटेगरी जो है उसमें साफ तरीके से लिखा है कि आप फौज के लायक नहीं हो। तो उस वाले केसेस में आपको घर भेजना रह जाएगा। तो उस जब घर भेजा जाएगा तो उस वाले केसेस में वार इंजरी पेंशन आपको ऑथराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? आपको वार इंजरी पेंशन ऑथराइज हो जाएगी जब सीओ आपको घर भेजेगा। तो आरआईएम भी बैठेगा, आरआईएम भी बैठेगा। 2 साइकिल में आपने कैटेगरी पूरी कर दी। अगर सीओ आपको घर भेजता है, बाई चांस सिपाही सर्जेंट की सर्विस 15 साल हो गई, अब 15 हर के सीओ उसको घर भेजना चाहता है, उन फौज के लायक नहीं है, तो उसको घर भेजा जाएगा, तो वार इंजरी पेंशन उसको ऑथराइज हो जाएगी और ओआरओपी का बेनिफिट भी उसको पूरा मिल पाएगा आने में। और वैसे भी ओआर 2014 के पास हाई कोर्ट में केस जीत चुका है, ओआरओपी सभी को मिलेगा आने वाले 2014 के बाद शायद। तो ये आपको समझ में आ गया मोटा मोटा हिसाब किताब। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, कोई भी डाउट हो आप पूछने की कोशिश करें। अगर आप डाउट होगा तो आपका डाउट भी क्लियर हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।